अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज एक बार फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर ज़ख्मी लोग अपने अजीज़ों को खाक के सपुर्द करेंगे। और हम इस स्टूडियो में बैठकर आखिर क्या कह सकते हैं जो आपने सैकड़ों बार पहले ना सुना हो। मैं ज़रार खड़ो, मेरे साथी वसअतुल्लाह ख़ान और मुबश्शिर ज़ैदी साहब तो सिर्फ शुहदा के लिए दुआ कर सकते हैं और उनके लवाकीन के साथ अफसोस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस एक और बात का भी है कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की 35 दीनी सियासी जमातों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर वुमेंस प्रोटेक्शन बिल की मुखालफत की है, करारदाद पेश की है, ऐसा कभी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ शायद उन्होंने ना किया हो। जितने जोशो खरोश से हर टॉक शो में आप देख रहे होंगे इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है। कभी ऐसी बात कम अज़ कम मैंने नहीं सुनी कि ये जो लोग जो इस्लाम के नाम लेके कत्ल करते हैं ये हमारे दुश्मन हैं, हम इनकी मुखालफत करेंगे। अगर मुखालफत करेंगे भी सही, अगर कंडेमनेशन करेंगे तो आए बाएँ, इफ़ एंड बट, अगर मगर करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कभी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ किसी मुहिम का ऐलान किया है और ना ही किसी मार्च का, क्योंकि आखिरकार शायद इनकी नज़र में ये कोई अहम इशू नहीं है, इश्यूज़ तो कुछ और हैं। क्यों मैं दोबारा उधर जा रहा हूँ। ये जो सिविल सेक्रेटेरिएट के सरकारी मुलाजमीन थे, इनकी बस में जो धमाका हुआ सुनहरी मस्जिद के करीब, ये बस दरगई से आ रही थी और 16 अफराद हलाक हुए हैं और 37 के लगभग ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये सरकारी मुलाजमों पे अटैक का कोई नया वाक़या नहीं है। 2012 और 13 में भी बसों में धमाके हुए और एक गुलबेला का इलाका है, दोनों वहीं हुए। 38 सरकारी मुलाजिम शहीद हुए थे। पिछले 2 माह में अगर देखा जाए तो चारसदा यूनिवर्सिटी और फिर शब कदर की अदालत और अभी ये सुनहरी मस्जिद के करीब बस में बम का फटना। मसला यह है कि ये प्राइवेट बसें होती हैं नॉर्मली। अब अगर हुकूमत से पूछा जाए, सूबाई हुकूमत से पूछा गया कि हिफाजत का क्या इंतज़ाम, उन्होंने कहा जी ये तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, तो नहीं है। अच्छा, दूसरी जो सूरत हाल है जिस पे आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि पुलिस ने, हालांकि हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, पुलिस ने अपनी बिसात से बढ़ के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया है। ताज़ा तरीन जो गोला है वो ये गिरा है कि परवेज़ खटक जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वफाकी वजारत दाखिला से रेंजर्स की दरख्वास्त की है कि पेशावर शहर में रेंजर्स तैनात किए जाएं। अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब वही मसला है कि आप पानी के डोल निकालते जा रहे हैं, कुत्ता नहीं निकाल रहा है बीच में से। बजाय इसके कि आप जो पुलिस है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने पे ये पैसा खर्च करें, और उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स शो किए हैं, तो इस तरह की चीज़ों से मज़ीद जो डीमोरलाइज कर रहे हैं तो उससे किसके हौसले पस्त होंगे और किसके बुलंद होंगे, ये मेरे सामने एक सवाल है। बहरहाल ये भी एक डिबेट है, पहले भी हमने इस मौजू पर भी बात की है। अब अगर मैं एक बार फिर, क्योंकि अगेन ये एंडलेस डिबेट है, मुबश्शिर ज़ैदी में ज्वाइन कर रहे हैं क्वेटा से। मुबश्शिर, कल हम जब बात कर रहे थे वुमेंस प्रोटेक्शन बिल के बारे में और कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जी नवाज शरीफ ने तो ये पढ़ा भी नहीं था, उसके इल्म में नहीं था, और दीनी जमातों का कहना था कि जी इसमें तरमीम होगी। तो हम यही बात कर रहे थे कि जी अभी तक हुकूमत पंजाब के किसी रहनुमा से कोई बयान नहीं आया। हमने भी कोशिश की थी राना सनाउल्लाह साहब से बात करने की, तो आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक जवाब आया है। वो साहब अगर आप, हाँ, वो जो कल एक तासुर था कि जी मौलाना फजल रहमान ने मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि ये क्या हो रहा है, मियाँ साहब ने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये सब हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें आज ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल के ख़िलाफ़ शोर शराबे के बावजूद अब तक कोई ख़ास तजावीज़ पेश नहीं की हैं। एक और ट्विटर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल के ख़िलाफ़ मुत्तहद होने वाले उलमा को
बड़े मकसद के लिए भी कभी मुत्तहद होना चाहिए, वो जो आपने इंट्रो शुरू में कहा था। फिर एक और उसके बाद ट्वीट आया कि बड़े बड़े बयानात तो दिए गए हैं मगर कोई अहम तरमीम या तजावीज़ अब तक नहीं मिली है। हम इन उलमा को सराहते हैं जो महज बयानबाजी के बजाय दलील से बात करते हैं। और एक ट्विटर है, इस बिल की वजाहत के लिए पंजाब के वज़ीर क़ानून ने उलमा से मुलाकात की और उलमा ने वाज़े तौर पे कहा कि इस बिल में कोई गैर शरई बात नहीं। अच्छा, ये मुलाकात तो की और उन्होंने कहा भी, लेकिन ये उलमा जो हैं ये अगर मीडिया इन्हें नहीं ले रहा तो ये कहाँ पे हैं, या इनकी आवाज़ दब गई है, उनकी आवाज़ ज़्यादा है जो पॉलिटिकल उलमा हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है बात। हाँ, ये तो है। अब अगेन दोबारा वही बात होगी जो हमने पहले भी की है, लेकिन मेरी नज़र में तो ये अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन में इन करने की एक चाल है। और बड़ा आसान है एक चीज़ को लेके बैश करना। आप अभी देख रहे थे पिछले टॉक शो में भी, हर एक टॉक शो में भी यही डायलॉग चल रहा है और आखिरकार मसाला तेज कर रहे हैं। हाँ, और मतलब अगर टीवी पे इश्तिहार नहीं आएगा तो आपकी दुकान पर कौन आएगा जी। सीधी सीधी बात है। और मुबश्शिर से भी पूछते हैं, आपकी क्या राय है मुबश्शिर? मैं तो ज़रा सिर्फ कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में अब हमें इन्हें फंसा देना चाहिए कि जो भी आए ना उन्हें कहें कि बिल के सफ़ा नंबर 4 की शिक नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, तो वो वहीं फ्लैट हो जाएंगे। बात तो सही है। तो मेरे ख्याल आप तो लिहाजा उन बिल्कुल कल ला करके इम्तिहान ले लेते 2-4 को। मेरे ख्याल में जिस तरह वो इम्तिहान नहीं होता 10वीं का या FSC का, तो इन सबको बिठा देते, कहते हैं जी ये 10 सवाल हैं हम दे रहे हैं इस पूरे बिल में से, आप इसमें 5 लाजमी है, वही हल करके दिखा दे तो ये बिल आपका हुआ। सही है, गुड आइडिया है। मेरा ख्याल है कि आप बूटियां भी दे देंगे, चलो यार बूटियां भी दे देंगे। सही है। मेरा ख्याल है कि जब आप कराची वापस आएंगे तो एक क्विज हम प्रिपेयर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि बुरा आइडिया नहीं है कि इन सबको बुला के एक ही दफ़ा इनके सामने करते हैं कि सर कैमरा है, लाइव है, ऑन एयर है, आप यहीं भर दें। आपके तो इतनी आपने मुखालफत की है कि आप तो इस बिल के हर एक हर्फ के साथ वाकिफ होंगे। बात सही नहीं है? तो बल्कि एक और मेरा आइडिया भी है कि तमाम उलेमा हजरात हैं, अगर इनसे हम दरख्वास्त करें, ज़ाहिर काबिल एहतराम है कि अगर ये अपनी इनकी जो ज़ौजाएँ हैं, जो भी बीवियां हैं, उनसे भी राय अगर मीडिया ले ले कि वो इस बारे में क्या कहती हैं इस बिल के बारे में, तो वो भी मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि घर में जो हैं ये कुछ और होते हैं और बाहर आकर के फिर कुछ और होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखने वाली हैं। देखें, ख़वातीन का बिल है तो मेरे ख्याल में इस जो है मजहबी जमातों की जो ख़वातीन हैं वो भी तो सामने आ जाए ना यार। मतलब अगर एक मर्द आकर के औरत से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है कि जी आप जो है किस तरह अपने आप को पाक कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, ये प्रोग्राम में हो रहा है, तो कम अज़ कम ख़वातीन तो भाई किसी मजहबी जमात की ले आओ, वो सामने आकर के बहस करें और उनसे बात करें। आखिर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, ये उलमा के तहफ़्फ़ुज़ का बिल नहीं है, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ का बिल नहीं है, ये मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ का बिल नहीं है। जो स्टेक होल्डर है उनको सामने तो आ जाने दो यार। वैसे अपने बात की तो मैंने कुछ टीवी शोज़ में देखी थी दीनी जमातों की जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो तकरीबन वही बातें कर रही थी जो मर्द हज़रात और उलेमा कर रहे हैं टॉक शोज़ पे। बहरहाल ये बहस चलती रहेगी। आज और भी बहुत ख़बरें हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की भी खबर है और आखिरकार पाकिस्तान की क्रिकेट में फ़तेह की भी खबर है। इन सब पे भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़रा आपको तो याद होगा हमारे प्यारे महबूब साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी चले गए थे 2008 में गार्ड ऑफ ऑनर लेके, और उसके बाद फिर वो लेक्चर्स देते रहे पूरी दुनिया में, खासे एक्टिव रहे, पाकिस्तान का केस, सबसे पहले पाकिस्तान का केस प्लीड करते रहे। उसके बाद वो पाकिस्तान आने का उनका जी चाहा तो वो पाकिस्तान आ गए, और यहाँ एक जो सिविलियन हुकूमत थी ज़िद्दी किस्म की, चौधरी निसार अली टाइप लोग जो हैं, उन्होंने कहा मौका अच्छा है तो आर्टिकल 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत गद्दारी का मुकदमा डाल दो।
तो मुकदमा डाल दिया गया। उसके बाद अप्रैल 2014 में कोर्ट ने कहा कि इनका नाम जो है ECL में एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें। तो 15 अप्रैल को उनका नाम ECL में डाल दिया गया। फिर इनके जो वकील हैं वो गए सीधा हाई कोर्ट के पास। उन्होंने जून 2014 में कहा कि जी ECL से नाम हटाए जाए हैं इनका। हुकूमत ने अपील की। उस अपील का फ़ैसला तकरीबन 2 साल के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस जमाली की सदारत में, उसने एक फ़ैसला दिया है। वो फ़ैसला ये है कि जी सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था कि इनको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, हम वो फ़ैसला बरकरार रखते हैं, बहाल रखते हैं। लेकिन आर्टिकल 6 के तहत जो खुसूसी अदालत जनरल मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा चला रही है, वो चाहे तो इन्हें गिरफ़्तार कर सकती है या ECL में इनका नाम बरकरार रख सकती है। हम इसमें दखल नहीं देंगे। अब मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ। फ़ैसला बज़ाहिर एक ये है कि एक तरफ ECL से निकाल दिया जाए, दूसरी तरफ जो खुसूसी अदालत है उसे कहा गया है जी आगे आपकी मर्ज़ी, आप खेलें ना खेलें, हमें इससे क्या है। ये क्या फ़ैसला यार है? अब देखें, इससे पहले कि मुबश्शिर ज़ैदी साहब अपनी कोर्ट रिपोर्टर पर हमें दिखाएं, मुझे यार ये आर्टिकल और आइन के नाम में समझ आती है। अभी मुझे भी बता रहे थे, मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। वहाँ बचपन में हम एक गेम खेलते थे बर्थडे पार्टीज पे अक्सर। उसका नाम पासिंग द पार्सल, आपने शायद खेली हो। तो पासिंग द पार्सल में क्या होता है कि आप एक दायरे में बैठते हैं, एक बीच में आपके कुशन होता है या कोई प्राइज होती है और बच्चे, म्यूजिक चल रहा होता है, बच्चे उसको पास कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये देखें वीडियो भी चल गई एक। ये मेरा बचपन नहीं है लेकिन बिल्कुल किसी का तो बचपन है। तो बस आप समझ लें कि पार्सल नहीं है, मुशर्रफ मतलब है। ये केस एक तरह से गरम आलू है, गरम आलू ही जो मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, आप उसकी तरफ और वो फेंक रहे हैं, कोई ओन नहीं कर रहा है। बस आलू पे मुशर्रफ की शक्ल है। अच्छा, हाँ, ये ठीक है, पर्सनल ना हो रही है, पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल नहीं हो रहा। आई एम जस्ट सेइंग दैट्स दिस इज द आलू जी फ्रॉम क्वेटा। हाँ, फ्रॉम क्वेटा सर, लाइव फ्रॉम क्वेटा। मुबश्शिर ज़ैदी सर, आपने जो है आपने कोई कानूनी बात सुननी है या आप लोगों ने जो ना गप्पे लगानी है? देखिए, बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कानूनी पहलू इतना मजे का बनता है कि वो निकले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी इंडाइटमेंट होनी थी और वो निकले वहाँ से बनी गाला से, अपने फार्म हाउस से, और उनकी गाड़ी मुड़ गई CMH की जानिब जो GHQ के पहलू में वाक़े है, और वो वहाँ जाके लेट गए। और उसके बाद जो है ये हुआ कि उसके बाद वो कराची आ गए। कराची में हर दूसरे हफ्ते वो जो है चेकअप के लिए जाते रहे। फाइनली वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल चले गए, जो एक ऐसा अस्पताल है कराची का जहाँ सिर्फ टेररिस्ट का इलाज होता है। मुझे समझ नहीं आई कि वो वहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन वहाँ जाकर के डॉक्टर्स ने, उन डॉक्टर्स के फैसले जो रेंजर्स मान ही नहीं रहे थे अदालत में, उसी का फैसला ये है कि जनाब इनको फालिज का ख़तरा है, बाहर जाकर के इनका इलाज कराया जाए। तो अदालत ने उसके बिहाफ पे उनको इजाज़त दे दी है। ये केस अपने कंक्लूजन तक पहुंच रहा है। सबको पता था कि किसी भी साबिक आर्मी चीफ को इंडाइट करना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन नवाज़ हुकूमत ने कम से कम इतना ज़रूर कर दिया कि इंडाइटमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद वो केस हो करके इन्होंने ये कहा कि जनाब मैं अकेला नहीं था, एक जो खिड़की के पीछे भी छुपा हुआ था, एक मसहरी के नीचे भी छुपा हुआ था, यानी तब के PCO चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर थे, उसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म जो शौकत अज़ीज़ थे, उसके अलावा उस वक्त के वज़ीर कानून शाहिद हामिद थे। तो वो उन लोगों को भी लिया जाए और साथ 25 और लोग डाल दिए। अदालत ने फाइनली ये कहा कि नहीं जनाब, क्योंकि नवंबर 2007 की इमरजेंसी में आपके साइन थे तो आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं। अब डर ये पैदा हो गया कि जनाब अब तो ये गए, क्योंकि जाहिर है FIA ने दोबारा भी तहकीकात शुरू कर दी। तो वो फिर हुआ ये कि हंसी खुशी वो इंटरव्यू देते रहे, कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे, लेकिन जब से इंडाइटमेंट हुई और ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया तो जाहिर है उनकी कमर की तकलीफ़ में इजाफा हो गया। और उसके बाद अब यहाँ तक नौबत आ गई कि फालिज का इलाज जो है वो इस मुल्क में नहीं हो सकता। अच्छा, उनके फालिज का इलाज इसलिए इस मुल्क में नहीं हो सकता कि अगर उनके फालिज का इलाज हो गया तो हुकूमत मफलूज हो जाएगी, तो लिहाजा एक ही इस वक्त जो है ना फालिज का इलाज हो सकता है जो कि बाहर होगा, और वो बाहर जाएंगे
और फिर उसके बाद जो है हुकूमत का फालिज ख़त्म होगा और वो दोबारा से बढ़ के मारने शुरू हो जाए। जनाब वापस आएँ तो देख लेंगे हम। ये बाहर जा रहे हैं कि ये वन टाइम बाहर जा रहे हैं और इलाज कराते ही फौरन आ जाएंगे, ये हुसैन हक्कानी साबित नहीं होंगे जो अदालत से जो है वो लेके गया और फिर वो वापस नहीं आया। नहीं सर, वो जाते हुए हमें कह रहे हैं कि तुम परेशान ना होना, मैं वापस आऊंगा। तुम्हें यार मैंने तुम्हारे पे बैन लगाया था, तुमने ये जुमला नहीं इस्तेमाल किया, तुमने ये बिल्कुल ही हमारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की है। इस वक्त मैं चूंकि ये कानून की बात करते करते अचानक खुद कानून पे उधर आए तो मैं दोबारा कानून के रास्ते पे मुबशिर को लाने की कोशिश करता हूं। देखें, बुनियादी तौर पे 5 केसेस हैं इनके खिलाफ। एक केस तो फंद इल्मा हो गया, नवाब अकबर बुकटी कत्ल केस से तो आप बरी हो गए, वो तो दुकान बंद हो गई। अब जो गाजी रशीद कत्ल केस है, अगर कायदे से इस मुल्क में कोई कायदा कानून होता और इंतज़ामिया अदलिया की मदद करती तो आज 16 मार्च को एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने गाजी रशीद केस में कहा था कि मुशर्रफ साहब जहां भी हैं उन्हें गिरफ्तार के अदालत में पेश किया जाए। आज 16 है, वो आज नहीं आए तो उन्होंने कहा कि जी अब 2 अप्रैल को लाया जाए। इसी तरह आइन से गद्दारी की समाअत करने वाली जो खुसूसी अदालत है उसने इन्हें 31 मार्च को तलब किया है। फ़र्ज़ करें कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं करती तो ज़ाहिर है कि मुशर्रफ साहब आज से आज़ाद हैं लीगली, वो जब चाहें आज रात को कल जा सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हुकूमत अपील नहीं कर सकती और वह जा सकते हैं तो फिर ये एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद को हुकूमत क्या जवाब देगी और जो आर्टिकल 6 वाली अदालत है उसको हुकूमत क्या जवाब देगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ना समझें, आप परेशान ना हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप परेशान ना हो। ये कानूनी नुक्ते हैं जो इधर जा करके उधर से निकाल लिए जाते हैं। डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी एक चीज़ होती है जो जब से हमारे यहाँ मिलिट्री कूज हो रहे हैं और हुकूमतें गिराई जा रही है तो ये डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी नहीं है, ये डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी है जो कि हमेशा काम आता है। इस दफ़ा भी आ जाएगा, अफाका हो जाएगा सबको। तो ये तो हमें पहले ही पता था कि ऐसा ही होना है। मैं तो कहता हूँ कि अभी मौका है, जैसे आपने अभी बयान किया है, मैं तो कहता हूँ मौके को लें, इस मूवी को बंद करें। ना कोई चाहते थे फौज में या सिविलियंस में कि ये पाकिस्तान आए और अब चले जाएंगे, तो मैं नहीं ख्याल कि मुबश्शिर ज़ैदी आपके अलावा किसी को ज़्यादा दुख होगा। सिर्फ न्यूज़ अपडेट का टाइम आ गया है। 2 लाख फेसबुक जो ट्विटर अकाउंट थे, फेसबुक अकाउंट, उसकी बुनियाद पे आए हैं। मेरी सिफारिश है कि आप एक कमीशन ऐसा बनाया हुकूमत जो ये तहकीकात करे कि इस हुकूमत को मुशर्रफ को अदालतों में पेश करने के लिए तालाब में धक्का किसने दिया था। ये भी दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और वापस आना तो उनके, चलो मुशर्रफ साहब की अपनी ही डिसीजन थी, अपने आप को ही दिया था, क्योंकि आखिरकार कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन शायद इससे बेहतर ये कहना होगा कि पावर एडिक्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एडिक्ट्स एब्सोल्यूटली। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद क्रिकेट टाइम। आफरीदी के दीवानों सुन लो, इस वक्त जो है ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा टेलीविज़न के ऊपर और एक ख़ास टीवी के ऊपर, जिसने बिल्कुल कहा था कि आफरीदी के दीवानों सुन लो, वो जो है उस भारत का हो गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो IPL भी जाएगा और वो स्पॉन्सरशिप लेगा। और एक तरफ से तो वो लाम एन नून ते वाला भी कमेंट आ गया था। वो तो अब ये सारे कमेंट जो है ना उनको पैक करा के इन टीवी चैनल्स को वापस कर देने चाहिए कि जनाब अब आप इससे जो भी करना है, जो खेलना है खेले, सर पे मारना है सर पे मारे। लेकिन ऐसा लेसन है कि देखिए, एक टीम हमारी वर्ल्ड कप में गई हुई है, हमने उसकी इतनी भद उड़ाई और उसके बाद उन्होंने खेल के हमें जवाब दिया। तो आई वुड सैल्यूट माई टीम टुडे के द वे दे हैव प्लेड। डेफिनेटली यार। और एक और चीज़ नोट की है कि जो क्राउड था वहाँ पे, हाँ, और हालांकि मतलब मेरी बहुत नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, लेकिन जनरली जो मैं सुनता हूँ कि इंडियन क्राउड इतना वेलकमिंग नहीं होता शायद। कहीं कहीं स्टेडियम को भी आग लग जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। इस दफ़ा सीन कुछ और था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर जो इंडियन क्राउड था और इंडियन फैंस थे, उन्होंने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। और मुबश्शिर, आपके लिए मैं एक और चीज़ ढूंढ के लाया हूँ बड़ी मुश्किल से।
आपको याद होगा कि पिछले साल पिछले साल एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था, मौका मेरा ख्याल है शायद वर्ल्ड कप के दौरान ये स्टार स्पोर्ट्स पे था, और उसमें क्या होता है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन होता है और वो हर मैच पर या हर वर्ल्ड कप पर वो अपनी फायरवर्क्स निकालता है और कहता है कि यार बस इस साल मैं इनको फाड़ूंगा, इस साल मैं इसको फाड़ूंगा, और उस बेचारे को कभी मौका नहीं मिलता। ये है बेचारा वो। अब इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई थी पाकिस्तान में, लोगों ने कहा कि यार ये क्या है, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसका एक वर्जन 2 आया है। आपने पता नहीं वो देखा है या नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो मुझे बता दे। नहीं देखा ना आपने, तो वही मौके वाला ही वीडियो है, और अगर इसकी वॉल्यूम, हाँ शुक्र अल्लाह ताला, वही मौके वाला वीडियो है, लेकिन इस दफ़ा थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया है। तो एक दफ़ा चेक तो करें। हेलो शाहिद भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बाहर लोग तरह तरह की बेबुनियाद बेकार पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हैं, पर आप मत सुनो, मैं भी नहीं सुन रहा। मेरी बात मानो। मैं शाहिद भाई से बात करो। हम लोग इंडिया से 4 मर्तबा, इस बार दिखा दो इनको, बता दो कि छक्का मारते कैसे हैं। बेटे इधर, हमारी तो उम्र हो गई है, कम से कम इनके लिए ही कर दो यार। तो ये था, तो आई थिंक टोन भी काफ़ी डिफरेंट है, और ये जाहिर है कि मैच से पहले रिलीज हुआ था, तो आई थिंक अब ये और इनके जो साहबजादे हैं काफ़ी खुश होंगे। मुबशर आप भी खुश हैं, जितना आपको पिछले एक सेगमेंट में गुस्सा और गम था वो मेरे ख्याल अब मिट गया होगा। क्यों? क्रिकेट का काफ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं चांद सितारों पे और नजूमियों पे बहुत भरोसा करता हूँ। ये वो फाल निकालने वाले वो सितारों की जो चाल बताने वाले हैं। आपका वो आज जोड़ा भी थोड़ा वो पैरेट ग्रीन ही है। एक माहिर फलकियात हैं मगरबी बंगाल के, मुबशिर सुनो जरा गौर से यार, मगरबी बंगाल के एक माहिर फलकियात हैं ग्रीन स्टोन लोबो। वो खुद को साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। अब अल्लाह जाने वो क्या कोई हिसाब किताब करते हैं। वहाँ का बहुत मशहूर अखबार है आनंद बाजार पत्रिका। कभी नहीं सुना। बहुत ही कदीम अखबार है ये, तकरीबन 100 साल पुराना अखबार है ये, मुझे हैरत है। तो उन्होंने पेशन गोइयाँ की हैं। पहली पेशन गोई की है कि जो 19 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच पड़ने वाला है उसमें भारत जीत जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद MS धोनी साहब जो हैं उनके सितारे गर्दिश में हैं। अच्छा, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो भले भारत ही क्यों ना सामने हो, फाइनल में पाकिस्तान जीत जाएगा। ये जो मैच होना है अभी इंडिया पाकिस्तान वाला, ये होगा शायद हफ्ते को। जी, ये तो वो कह रहे हैं कि तो भारत जीत जाएगा। बकौल इनके ग्रीन ज्वेल, क्या नाम है, ग्रीन स्टोन भारत जीत जाएगा। लोबो साहब। हाँ, इतना आप इसको इत्माद करते हैं कि मैं इसमें सट्टा लगा दूं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा भाई का? नहीं, लेकिन मैं इत्माद इसलिए कर रहा हूं कि वो सीरीज पाकिस्तान को जिता रहा है। ये आपने गौर नहीं किया? अच्छा, नहीं आप अच्छा, तो अगर वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान ही जीतेगा, वो ये भी तो कह रहा है ना साथ में। तो मैं अगर आपको बड़ी एक मुहिब्बुल वतन किस्म की बात कर दी, और आपने मतलब पहना भी आपका, आपने सब्ज जोड़ा पहना हुआ है। आपको पता नहीं है? मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको पता है वर्ल्ड कप में जो है ना बहुत आजकल प्रेडिक्शंस चलती हैं, और कहीं मामू बन के कोई आ जाता है, कभी कोई जो है वो कुछ और बन के आ जाता है। तो वुसअत हमारे मामू हैं इस वर्ल्ड कप तक भाई। सर वुसअत साहब कुछ आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है तो उसके बाद मुबशिर क्या करेंगे भाई? हाँ, मुबशिर क्या करेंगे आप? सर मैं मामू बन जाऊंगा, यही कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ग्रीन स्टोन लोबो साहब को कुछ भेजेंगे या नहीं भेजेंगे आप? सर बिल्कुल मैं भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा उनको। अच्छा, आप शागिर्द इसके साथ साथ जो है वो एक जी सर थोड़ी सी मनफी खबर भी है कि पाकिस्तानी सफारतकार जो हैं दिल्ली में
उनमें 7 में से 5 को कलकत्ता का जो इजाज़त है नहीं दी गई, वो नहीं अभी तक दी गई है। और ये क्यों? और पाकिस्तान ने इस पे थोड़े सा दुख का भी इजहार किया है इंडियन सफारतकारों से कि ऐसा क्यों है, ये कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी रिपोर्ट ये आई है, अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हर साल एक सर्वे करता है कि कौन से ममालिक में सबसे ज़्यादा खुशी होती है लोगों को। तो हस्ब रिवायत डेनमार्क या स्विट्ज़रलैंड अव्वल या दूसरे नंबर पे हैं, इस साल भी हैं। लेकिन पाकिस्तान इस दफ़ा भारत से बहुत आगे है, जहां लोग ज़्यादा खुश हैं। 157 ममालिक में पाकिस्तान का जो नंबर है 92 और भारत का नंबर है 118वां। लेकिन ये खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है कि पिछले साल पाकिस्तान का नंबर था 81वां। अच्छा, तो अब यानी दुख ज़्यादा बढ़ा है इस एक साल के दौरान, 81 से वो 92 में पहुंच गया है। लेकिन भारत से फिर भी आगे है, जिसका नंबर है 118वां। तो एक इस मौके पे, क्रिकेट के मौके पे मुझे ये रिपोर्ट मिली थी, अब पता नहीं मैंने सही जोड़ी है या गलत जोड़ी है, बहरहाल मैंने पेश कर दी है। चले जोड़ लिया। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि किस फुटे से खुशी को नापा जाता है। वो फुटा भी बता दूं। वो फुटा है फीकस आमदनी, औसत उम्र, समाजी ताउन, ख़ानदान एक दूसरे से किस तरह कोऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस कितना है, ज़ाती फ़ैसले करने की कितनी आज़ादी है, और डोनेशन और चैरिटी का जो है वो कितना फैशन है। ये सारे पैरामीटर्स हैं। उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान 92 नंबर पे है और भारत 118वें नंबर पे है और टोटल 157 ममालिक हैं। सबसे जो गमगीन ममालिक हैं इस सर्वे के हिसाब से वो हैं इस वक्त शाम अंडरस्टैंडेबल, अफ़गानिस्तान अंडरस्टैंडेबल, और 8 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ वो सबसे। चलिए देखिए कौन टॉप पे है कौन एंड बॉटम पे है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए इतना ही काफ़ी होता है कि हम इंडिया से आगे हैं। एंड आई एम सॉरी मुबश्शिर, अभी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अपने जो भी कहना है आपको कहने की इजाज़त है। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। मुझे जो कॉलम निगार पसंद हैं उनमें अयाज़ अमीर भी शामिल हैं। आज अयाज़ अमीर का एक कॉलम छपा जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया स्टेप बाय स्टेप के जो शहबाज तासीर हैं वो कैसे अगवा हुए, किस किस ने किसको हैंड ओवर किया और आखिर में किस तरह रिहा हुए, उनकी जेब में कितने पैसे थे और वो खुद मोटरसाइकिल पे बैठ के आए या कि खुद पैदल चल के आए, पूरा डिटेल में है आज का कॉलम। लेकिन हमारे भाई मुबश्शिर चूँकि पैदाइशी रिपोर्टर हैं, 007 है, 007 है, हमने लाख समझाया कि भाई सारी कहानी आ चुकी है कि शहबाज कैसे बरामद हुए। उन्होंने कहा नहीं, दाल में कुछ काला है, मैं जाऊंगा। आज वो कोयटा पहुंचे हैं, कोयटा से वो कुचलाग गए, वहाँ जिस होटल में शहबाज तासीर ने खाना खाया था आपने भी उसकी तकलीद में खाना खाया, लेकिन वहाँ से पिटारी में से सांप क्या निकाला वो अभी तक नहीं बता रहे। उनसे पूछते हैं मुबश्शिर आज पूरे दिन की तगदो का अहवाल बता दें, आपके पास सिर्फ 3.5 मिनट हैं। जी वो सर देखिए, मैं गया तो था, जाहिर है आपको पता है रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि जा करके वहाँ कंफर्म तो करे, क्योंकि इतने कन्फ्लिक्टिंग वर्जन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कोयटा आया हुआ हूँ तो मैं कुचलाग जाऊँ और वहाँ होटल के मालिक से मिलूँ और पूछूँ। तो हम अपने ब्यूरो चीफ जो है कोयटा के अली शाह के साथ कुचलाग पहुँचे, उस होटल गए, वहाँ पर हमने रोश खाया, जो कि बेसिकली अगर आप शहबाज तासीर की ट्वीट पढ़ें जिसमें वो कह रहे थे कि निहारी का उनका जिक्र है, तो समझ लें ये बलोची नमकीन निहारी ही है रोश। और उन्होंने फिर जगह दिखाई कि उस दिन आकर के जब वो रिकवर किए गए या रिकवर हुए वो कहाँ बैठे थे, वहाँ बैठ करके मैंने तस्वीर भी खिंचवाई और मालिक से पूछा कि भाई आपने उन्हें फ़ोन क्यों नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि हम वो जिस हुलिये में आए थे होटल और जिस तरह का उनका हुलिया था, मुझे सस्पिशन ही लगा कि शायद वो जो है ना कोई तालिब है, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं करने दिया। अच्छा, मैंने एक और चेकिंग की कि जो वर्जन आया है मालिक का, तो मैंने जो ऑर्डर किया हम लोगों ने खाने का, आप यकीन करें उसका बिल 350 रुपये आया। ये वही बिल है
जो रोश खाने के बाद मालिक का कहना है कि शहबाज तासीर ने भी अदा किया। उसके बाद उन्होंने कहा वो बाहर गए, बाहर जाकर के किसी से फ़ोन लेकर के उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आईं और उन्हें ले गईं। तो जो यहाँ भी मेरी बात हुई है उसमें बात वही है जो हम पहले कह चुके हैं कि इसमें कहीं ना कहीं तावान इन्वॉल्व है। और ये कहानी कि वो मोटरसाइकिल पे चल के आए, बैठ के आए अफ़गानिस्तान से और वो किस तरह रिहा हुए, अभी भी उसके अंदर बहुत सी मिसिंग लिंक्स हैं जो खुद शहबाज तासीर बता सकते हैं। लेकिन कम से कम होटल में जाकर के और जो वेटर से भी पूछा तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि जनाब यहाँ पर बैठ करके उन्होंने खाना खाया था। तो ये कंफर्म हो गया। एक्चुअली वैसे मैं अगर नया क्या मालूम हुआ यार, मुझे तो नई चीज मालूम हुई। मुझे ने वहां जाके रोश खाया, मुझे 350 रुपए बिल दिया। मुझे एक नई चीज मालूम हुई, अगर आप इजाजत दें सर। एक सेकंड, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आखिरकार पहले मैं मतलब थोड़ा शर्माता था ये सवाल पूछने से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रोश है क्या। तो आप कह रहे हैं कि ये कोई नमकीन बलोची निहारी टाइप चीज है, ऐसा ही है? यही आप कह रहे हैं मुझसे? यार ओके, बिकॉज़ ये जो शहबाज तासीर खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं क्या रोश आपको निहारी लगा? यार रोश है खुदा के वास्ते। देखिए, आपको निहारी ना लगा हो, मुबश्शिर को लग रहा है। और शहबाज तासीर, एक सेकंड, शहबाज तासीर की एक ट्वीट दिखा दीजिए। मतलब शहबाज तासीर की ट्वीट दिखा दीजिए। शहबाज तासीर को ये निहारी लगी है। उसने कहा है कि जी आई हैड निहारी। लेकिन मुझे यार मुझे एक एतराज है इस ट्वीट से, हाँ, कि निहारी के एकदम बैड हैशटैग जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो है लाहौरी फॉर लाइफ। और मुझे एक ऐसा पता नहीं फीलिंग हो रही है कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छी निहारी लाहौर में ही मिलती है। तो शहबाज साहब, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, जीम अलिफ वाओ ये दाल जावेद निहारी की निहारी होती है। आप कभी कराची आए, हम आप हमारे मेहमान होंगे, हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। क्यों? सही इशू पकड़ा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप दोनों की बातों से कि जैसे शहबाज तासीर रिहा नहीं हुआ है, निहारी या रोश जो है वो रिहा हुआ है। यार कितना एम्फेसिस दे रहे हैं। भूख लग रही है भाई को यार, क्या हो गया आपको यार? नहीं, अब मतलब देखिए, मुझे पता था कि मुबश्शिर को खबर लाया नहीं है, मैं इसको कवर कर रहा हूँ यार। खाने जो है, हाँ, अगर जाहिर खाना खाने का मैंने जस्टिफाई भी तो करना है ना। बिल्कुल सही बात है। ये अगर ये हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं और हमारे प्रोग्राम समेत, तो भाईजान क्या कहने हैं? मेरा ख्याल है कि फिर प्रोग्राम को यहीं क्लोज ही कर देते हैं, इससे पहले कि कोई ज्यादा एक्सपोज हो जाए। तो थैंक यू। एक चीज, ओके सर, प्लीज। एक चीज, वो एक ट्वीट आई है हमारे मुशर्रफ के सेगमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जनाब मुशर्रफ को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। जब मुशर्रफ फाइनली चले जाएंगे, मुबश्शिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई बात करने के लिए बचेगी ही नहीं है। तो एनीवे, इसी बात पर मैं ख्याल आज के शो को क्लोज करते हैं, ताकि तुम खुदा के लिए और कुछ ना कहो। बस बंद कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।